हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को सीजीपीएससी से रिलेटेड 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि सीजीपीएससी 2020 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी, ये भूपेंद्र मिश्रा अर्थात मेरे यूट्यूब चैनल और एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी के मनीष सर के द्वारा सहयोग से इस बार आप लोग सभी के लिए सीजीपीएससी 2020 के लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। आप लोगों ने बहुत सारे कोचिंग क्लासेस का टेस्ट सीरीज खरीदा होगा, इसमें आप सभी को पैसे देना पड़ता होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए फ्री में पहली बार कोई कोचिंग या यूट्यूब चैनल होगा जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज ला रहा है। इसके लिए हम खुद पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोगों से पैसे नहीं ले रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोग टेस्ट दे भी रहे हैं। तो आप भी इसका टेस्ट दीजिए और लाभ उठाइए। और एक चीज़, ये पूरा का पूरा स्टेट लेवल में होता है, तो आप अपना रैंक स्टेट लेवल में कितना आया ये जानने के लिए, आपका तैयारी कितना हुआ है ये जानने के लिए इस टेस्ट को दे सकते हैं। ये टेस्ट हमेशा रविवार को होता है। 10 बजे से पेपर 1 और 12 बजे से पेपर 2 स्टार्ट होता है। आप सभी के लिए इसमें टाइमर रहता है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं। जब आप इसका टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी सीजीपीएससी 2020 का तैयारी आप लोगों का कितना हुआ है ये जानने के लिए टेस्ट जरूर दिलाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को सीजीपीएससी 2020 के लिए 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और उनका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे हमें हमारा तैयारी ना सिर्फ 50 प्रश्नों तक सीमित रहेगा, बल्कि ये 200 से 300 प्रश्नों का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 अंश पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा। मतलब कोई आदमी है, वो ट्रेवल कर रहा है, जब वो 90 अंश पश्चिमी देशांतर पहुंचता है तो वहां पर समय क्या लिखता है? 10 घंटा सोमवार। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को पहुंचेगा? इसको सॉल्व करने से पहले आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री को कहा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने को कहते हैं? तो ये कहते हैं 180 डिग्री को। आप सभी जब वर्ल्ड का मैप खोलोगे तो देखना 180 डिग्री इधर ईस्ट और 180 डिग्री साउथ, इस प्रकार से बांट दिया जाता है। तो 180 डिग्री को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके आंसर क्या आएगा ये आप सभी को मैं बताऊंगा जब हम लोग का ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना, हमारे पृथ्वी पर कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक मतलब वास्तविक में ऐसा कोई अक्षांश और देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी पर नहीं है। 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है एक्चुअल में अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इसलिए 23.5 का खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी शीत कटिबंध और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है। बात करें अब, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और कितनी देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर 0 डिग्री को ले लो, ये बीच वाला मान लेते हैं 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के 90 अक्षांश रेखा ऊपर रहता है और 90 अक्षांश रेखा नीचे रहता है। तो अगर आप लोग इसको जोड़ोगे 90 ऊपर 90 नीचे और एक बीच में, तो कितना हुआ? 181। लेकिन एक बार जब व्यापम का एग्जाम हुआ था तो उसमें कितना लिया था? 180। तो ये याद रखना, अगर 180 है ऑप्शन में तो 180 भी टिक किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा सटीक जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो 181 होगा। अब
हमारे पृथ्वी पर जो वर्टिकल लाइन खींचा गया है इसको कहते हैं हम लोग देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री जो देशांतर है वो लंदन के ग्रीनविच में है। कहाँ पर है? लंदन के ग्रीनविच में है। अगर मानता हूँ ये वाला जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके अगर आप लोग पूर्व की ओर जाओगे तो हर एक देशांतर चलने पर आप 4 मिनट आगे चले जाओगे, और जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो हर 1 डिग्री देशांतर जाओगे तो आप लोग 4 मिनट पीछे चले जाओगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमको यूज करना है। अब ये क्या है? 90 डिग्री अगर हम लोग मैप देखें, मतलब दिशा जाने, तो ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इसके जस्ट अपोजिट में होगा। ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में क्या होता है? साउथ होता है। मतलब ये पश्चिम की ओर ट्रेवल कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो हर 1 डिग्री ट्रेवल करने के बाद ये 4 मिनट पीछे चला जाएगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, 4 मिनट मतलब टोटल 90 डिग्री ये ट्रेवल करेगा, और हर 1 डिग्री पर कितना मिनट का फर्क आ जाएगा? 4 मिनट ये पीछे चला जाएगा। तो अगर इनका 90 का 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 360 मिनट। मतलब ये 360 मिनट पीछे चला जाएगा। अब 360 को अगर हम सभी 360 मिनट है, अगर मैं इसको क्या करूं घंटा में चेंज कर दूं तो इसको 60 से मेरे को भाग करना पड़ेगा। 360 को जब 60 से भाग करोगे तो 6 आता है। मतलब ये महोदय क्या हो जाएंगे? 6 घंटे पीछे चले जाएंगे। तो 10 बजे में 6 कम कर दो तो उत्तर कितना आएगा? 4 बजे। तो पहले का उत्तर कितना है? 4 बजे। तो ये देखिए हम लोग सिर्फ एक प्रश्न को सॉल्व किया और इससे हमारा कम से कम 5 से 6 प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने डील कर लिया। तो ऐसा ही आपको सारा का सारा आगे मिलने वाला है। अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है सुमेलित कीजिए। पहाड़ी एक साइड में है और दूसरे साइड में जिला है। तो आप सभी जानते हो छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी जो है वो फेमस बैलाडीला उसी के लिए है। बैलाडीला, बचेली और किरंदुल 3 जगह पर है एनएमडीसी का कारखाना बोला जा सकता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? तो बैलाडीला हमारे दंतेवाड़ा में है। यहाँ पर आ गया तो बैलाडीला दंतेवाड़ा एकदम सही है। देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोरिया में है। उदयपुर, ये देखिए उदयपुर ये कोरबा में आ जाता है। अबूझमाड़ वो नारायणपुर में है। और एक चीज याद रखिएगा, कई बार ये देखिए अबूझमाड़ की पहाड़ियां हमको देखने को मिल रहा है नारायणपुर में है। कई बार एग्जाम में ये पूछता है अबूझमाड़ी एक जनजाति भी है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो नारायणपुर में पाया जाता है। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि अबूझमाड़िया का अर्थ क्या होता है? तो आज तक इसका अर्थ किसी को पता नहीं चला है। तो इसका अर्थ क्या है? अज्ञात है, इसको याद रखना। मैकल है, अगर इसको आप लोग देखें मैकल श्रेणी यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे फैला है राजनांदगांव कवर्धा होते हुए। तो कवर्धा हमारे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर क्या है? राजनांदगांव है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। ठीक है, मैकलवासी किसे कहते हैं ये आप सभी मेरे को नीचे कमेंट में बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकलवासी किसे कहा जाता है ये आप सभी मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। आगे हम लोग देखते हैं लेंटेराइट मिट्टी का प्रधान, मतलब कहाँ पर लेंटेराइट मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। तो आप सभी के सामने ये मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग पहले तो कुछ फैक्ट्स जान लो। 5 दिसंबर अभी कुछ दिन पहले ही बीता है, 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नाम इसका हम लोग थोड़ा देर बाद देख लेंगे। आप सभी देखिए ये जैसे बलुई मिट्टी है, जहां पर हमको इस टाइप का दिख रहा होगा वो वहां पर क्या है? बलुई मिट्टी है, जहां पर इस प्रकार का ऐसा कटा हुआ लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? काली मिट्टी है। और जहां पर ऐसे हमको खड़ी लाइन दिख रहा होगा वहां पर अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर क्या है? लाल मिट्टी है। जहां पर हमको इस प्रकार का खड़ी लाइन दिखेगा तो ये कहलाता है कछारी मिट्टी। लेंटेराइट मिट्टी को इस प्रकार के लाइन से शो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रहा है क्या हमको? लेंटेराइट मिट्टी मिल रहा है। अगर लेंटेराइट मिट्टी यहाँ मिल रहा है तो देखो इस प्रकार की जगह को क्या कहते हैं? ये है हमारा मालाबार तट। क्या कहलाता है? ये मालाबार तट कहलाता है। और इधर का पोर्शन क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। तो ये सारे के सारे चीजों को आप लोग याद रखिएगा। तो लेंटेराइट मिट्टी कहाँ पर ज्यादा मिलता है? तो ये मिलता है मालाबार तटीय प्रदेश में। लेंटेराइट मिट्टी हमको बहुत ज्यादा मिलता है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। ये 8 मिट्टियां कौन कौन सी याद रख लेना। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लेंटेराइट मिट्टी, चौथा है क्षारयुक्त मिट्टी, पांचवा है हल्की काली एवं दलदली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काप मिट्टी और वनों वाली मिट्टी। तो इस प्रकार टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां हमारे भारत देश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली सौर संचालित लघु ट्रेन का अनावरण किया है। लघु ट्रेन है मतलब ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा। इसको केरल में स्टार्ट किया गया है, ये याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और ये पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन है। इसको केरल के वेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री वहाँ के पिनाराई विजयन द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। तो कहाँ पर चलेगा ये भी याद रखिएगा, केरल के वेल्लू टूरिस्ट विलेज में। उद्घाटन किसने किया है, वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो ये है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेंटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं है पूछा है। तो पहले हम लोग लेंटेराइट मिट्टी को जान लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न का उत्तर हमको देने में आसानी होगा। बात करें लेंटेराइट मिट्टी का, तो लेंटेराइट मिट्टी रासायनिक क्रियाओं तथा चट्टानों के टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम से बनती है। तो ये किस प्रकार के मौसम से बनती है, शुष्क मौसम से बनती है। इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो इस मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड की। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है किंतु उससे कम उपजाऊ होता है। तो कंपेयर करें अगर हम लोग लाल मिट्टी से, तो इसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो क्या होती है, कम होती है। ऊंचे स्थलों में यह प्रायः पतली और कंकड़ मिश्रित होती है और कृषि के योग्य नहीं रहती है, किंतु मैदानी भागों में यह खेती के काम में लाई जाती है। यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भागों में और दक्षिण भारत के पठार, राजमहल तथा छोटा नागपुर के पठार में, असम में भी कुछ पोर्शन में ये मिलता है। दक्षिण भारत के में मैदानी भागों में इस पर धान की खेती होती है और ऊंचे भागों में यहाँ पर चाय, कहवा, रबर तथा सिनकोना उपजाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी अधिक उष्मा और वर्षा के क्षेत्र में बनती है, इसलिए इसमें ह्यूमस की कमी होती है और ह्यूमस कम है मतलब ये उपजाऊ ज़्यादा नहीं होगा और निछालन अधिक हुआ करता है। तो देखो, अब यहाँ से हमको लेंटेराइट मिट्टी को समझें। अब यहाँ से हमको देखना है कि कौन सा पॉइंट गलत है। ये आर्द्र अयन वृत्ति प्रदेश की मिट्टियाँ हैं तो सही है, शुष्क का आया था वर्णन। यह बहुत ही अवासलित मिट्टियां हैं, ये भी सही हैं। इनकी उर्वरकता कम होती है, मैं पहले बताया ह्यूमस कम है तो मतलब क्या इसकी उर्वरकता कम होगी। इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये जो पॉइंट है ये गलत है, इसमें चूना नहीं ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये होगा, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री देशांतर जो है वो हमारे ग्लोब पर मिल करके एक बृहत वृत्त का निर्माण करेगा। अगर आप सभी ने देखा होगा तो इस प्रकार से रहता है। आप लोग जब भी वर्ल्ड मैप को देखोगे यहाँ पर 180 डिग्री रहता है, ठीक है, और 180 डिग्री कहाँ रहता है, जस्ट इसके इधर भी रहता है। जब इन दोनों को मिला दूंगा 180 को, तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो इसका उत्तर आएगा 180। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 36 का जो मानचित्र है वो दरियाई घोड़े के जैसा दिखता है। नहीं भैया, समुद्री घोड़े के जैसा दिखता है। ये है समुद्री घोड़ा, इसका इमेज दिखा होगा आपको, ये समुद्री घोड़ा है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, तो एकदम सही चीज है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें शामिल हुई, ये भी सही है। तो इसका जो ब और स पॉइंट है वो क्या है, एकदम से सही है। तो इसका जो उत्तर आएगा ब स सही, ये हमको
थर्ड वाले में मिलता है। अगला प्रश्न देखें, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कौन से पॉइंट पर होती है? तो ये सारा का सारा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दो स्थानों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? सबसे न्यूनतम हो जाएगी। तो इस चीज को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री इसका आ जाएगा। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है, प्रधान मध्याह्न रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। इसे शून्य अक्ष देशांतर रेखा भी कहा जाता है। पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध की महत्वपूर्ण निर्धारण रेखा होने के कारण यहाँ ग्लोब के दो स्थानों के बीच की दूरी जो है न्यूनतम होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे तिथियों की विभाजन रेखा भी कहा जाता है। याद रखना, एक पॉइंट और भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से देशांतर रेखा को तिथियों की विभाजन रेखा कहा जाता है? तो वो हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रति स्थापना जन्म तक प्रत्येक विवाहित जोड़ों के लिए कितना अनुमानित किया गया, मतलब कितने बच्चे प्रोडक्शन कर सकते हैं पर कपल्स। तो देखो, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट हमारे भारत देश में चलता है, लेकिन एक्चुअल अगर फिगर जाए तो वो है 2.1। तो अब 0.1 में कोई बच्चा पैदा तो करेगा नहीं, तो किसी का 2 हो जाए, किसी का 1 हो जाए, 3 नहीं होना चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट हमारे भारत देश का। शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति के लिए हम दो हमारे दो है, लेकिन एक्चुअल अगर पॉइंट जाया जाए कितना बच्चा पैदा किया जा सकता है तो वो है 2.1। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर दक्षिण सीमा का अक्षांश है। इसको उत्तर हम लोग देखेंगे, उसके पहले हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ का अक्षांश और देशांतर विस्तार देख लेते हैं। ये वही अक्षांश और देशांतर है भाई, जो हम लोग पहले वहां पर जो काल्पनिक रेखा पढ़े थे वही वाला है। हमारा छत्तीसगढ़ का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो आता है उत्तर में। अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर है बलरामपुर रामानुजगंज। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर रामानुजगंज। उसका 24:05 जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु है। और अगर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो 17:46 जो कि सुकमा का कोंटा वाला जो एरिया है वो आता है। अगर सबसे पूर्वी बिंदु बात करें तो ये है हमारा पूर्वी बिंदु 84:24 पूर्वी देशांतर, जो कि हमारे जसपुर जिला में है। और अगर सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो 80:15 पूर्वी देशांतर, ये बीजापुर में है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला भी पूछ लेता है तो बलरामपुर रामानुजगंज है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सुकमा है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो याद रखना है जसपुर है। और सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा तो वो बीजापुर है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब हमको यहाँ पर क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर दक्षिण सीमा कितना है? तो अभी आप लोग जान गए होंगे कितना है, 17:46 उत्तरी अक्षांश। तो देखिए 17:46 उत्तरी अक्षांश कहीं लिखा है क्या? ये सब तो दक्षिणी अक्षांश है। नहीं, दक्षिणी अक्षांश में नहीं है, हमारा किस में है? उत्तरी अक्षांश में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नन। क्यों? क्योंकि हम लोगों का उत्तरी अक्षांश है, इसमें क्या दिया है? दक्षिणी अक्षांश दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जो है राजनांदगांव जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। याद रखना, दो प्रकार का प्रश्न पूछता है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी उद्गम स्थल कहाँ है? सिहावा ही है। गड़िया पहाड़ कहाँ पर है? कई बार सीजीपीएससी पूछ चुका है। तो कांकेर आइए, कांकेर के बस स्टेशन के जस्ट सामने आपको दिखेगा गड़िया पहाड़। अगर आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आ भी जाएगा गड़िया पहाड़ का, मैंने यहाँ पर वीडियो भी बना रखा है। अब जो कलवारी है, ये कलवारी कहाँ पर पाया जाता है? राजनांदगांव में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? कलवारी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी देशांतर क्या है? तो सिंपल है, अगर आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो पश्चिमी में क्या है? 80:15 पूर्वी देशांतर, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 80:15 पूर्वी देशांतर देखिए किसमें है? तो ये भी कहीं नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा? ये भी नन हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में 10वां स्थान है, तो ये एकदम सही है। दूसरा है यह भारतीय गणराज्य का 26वें नंबर का राज्य है, ये भी एकदम सही है। साक्षरता दर में देश में इसका स्थान जो है 27वां है, 27वां नहीं है, छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 22वां स्थान है। तो यहाँ पर 22वां आता तो सही होता, अभी यहाँ पर क्या है 27वां लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो अ एवं ब होगा। अगला है मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर में जो सूर्य का तापमान होता है वो कितना होता है, तो याद रखना बहुत ही ज्यादा उस समय गर्म होता है। कर्क रेखा पर सूर्य का ताप लगभग 47 अंश सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इस चीज को याद रखिएगा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का तापमान कितना होता है, तो वो होता है 47 अंश सेंटीग्रेड। अगला है निम्नलिखित को में सुमेलित नहीं है। तो अगर देखें ब्राजील जो है, ब्राजील धारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, तो ये तो एकदम सही है। अगला है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये भी सही है। अगुलहस धारा जो है वो हिंद महासागर में, ये भी सही है। लेकिन हम्बोल्ट धारा जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं आता है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कथन है हरित खेती होगा बड़े नगरों में भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने की एक नियोजन संकल्पना है। कारण है यह नगर एक अनिवार्य संगठन है। तो कथन कारण दोनों सत्य है और कथन जो है कारण की सही व्याख्या करता है, इसका उत्तर आ जाएगा। कथन है अगला हमारा कि सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, ये पीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है, कारण है ग्राम का जो नगर प्रवाह है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसका भी क्या उत्तर है, कथन और कारण दोनों के दोनों क्या है, सत्य है। कथन कारण दोनों सत्य हैं और वह कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन भी लेता है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की भी तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसका उत्तर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में इसके उत्तर को बताइएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, सीजीपीएससी में नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप लोगों को एक प्रश्न मैं देता हूं जो आपको सॉल्व करना है और इसका मेरे को नीचे कमेंट में आंसर बताना है, ठीक। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग घेरता है, तो ये घेरता है 4.14%। कितना परसेंट घेरता है, 4.14% घेरता है। अगला है उच्च भूमियों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। तो ये याद रखना है हमको, उत्तरी पूछा है और क्या पूछा है, दक्षिणी पूछा है। देखो एकदम उत्तर में मैन पार्ट नहीं है, एकदम उत्तर में नहीं है मैन पार्ट। मैन पार्ट कहाँ पर आता है, सरगुजा में आता है। सरगुजा से भी उसके भी ऊपर में क्या है, सामरी पार्ट है, जो कि हमारे जसपुर साइड के एरिया में आ जाता है। और सबसे दक्षिण में क्या है, बैलाडीला के पहाड़ी है। केसकाल घाट तो कांकेर में आ जाता है, कांकेर और कोडनागांव वाला जो पोर्शन है वहां पर आता है, ये भी एकदम लास्ट में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, सामरी पार्ट और बैलाडीला की पहाड़ी। ये सबसे उत्तरी अगर बात करें उच्च भूमि सामरी पार्ट है, और दक्षिण में अगर बात करें तो बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंचा वाला पोर्शन है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुराना शैल समूह है। तो जो बैलाडीला की पहाड़ी है वो क्या है, सबसे पुराना शैल समूह माना जाता है। तो इसका जो लास्ट वाला उत्तर है वो होगा, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग सभी। अगला है कथन है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे जो है ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। आप लोगों ने यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को यहाँ पर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट का समझाया गया है, क्या होता है बता रहा हूँ। सूर्य से आने वाली किरणें क्या होती हैं, दीर्घ तरंग होती हैं, और जब वो पृथ्वी पर आती है ना, और पृथ्वी से जब वो टकरा करके जाती हैं, तो जब वो टकरा करके जाएंगी तो ये हो जाती हैं लघु तरंगे। और यहाँ का जो वायुमंडल है, ठीक है,
तो वो क्या करता है, इन लघु तरंगों को अपने से होकर के नहीं जाने देता है, तो फिर से इसको क्या कर देता है, पृथ्वी पर ही परावर्तित कर देता है, जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमेशा बढ़ता जाता है। ये है ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट। इसी पर हमारा जो सोलर, जो घर में खाना बनाने वाला होता है सोलर पैनल, उसका उपयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस वाला कॉन्सेप्ट ही इस पर यूज किया जाता है इसमें। तो कथन कारण दोनों सत्य है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो ये याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ जो अगर धारवाड़ शैल समूह बोलेंगे तो कोरिया साइड का जो पोर्शन है उधर नहीं है। कोरिया में क्या है, धारवाड़ शैल समूह नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, धारवाड़ शैल समूह में लोहा पाया जाता है। किसकी अधिकता होती है? लोहा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एनएमडीसी तो हमारा कहाँ पर है? दंतेवाड़ा साइड ही है। भानु प्रतापपुर का जो रावघाट साइड का एरिया देखेंगे, जो कि नारायणपुर में आता है, तो रावघाट साइड का एरिया देखोगे तो वहाँ भी क्या है, लोहा बहुत ज़्यादा में है। कवर्धा साइड में भी लोहा थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन कोरिया साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको? कोयला मिलेगा। तो धारवाड़ शैल समूह में लोहा से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, जो कि कोरिया साइड में अवेलेबल नहीं है। अगला है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, हर्षवर्धन कुमार सिन्हा जी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित मिट्टियों में चीका की मात्रा सर्वाधिक है। तो देखिए, ये पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हूबहू सेम क्वेश्चन पीएससी एक बार पूछा था। तो इसका जो उत्तर लिया था उन्होंने लिया था कन्हार मिट्टी। किसमें? कन्हार मिट्टी में। अगला है, डोरसा किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? तो ये है कन्हार और मटासी मिट्टी का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? डोरसा कहलाता है। अगला है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें हमको क्या करना है? बस सही जोड़ी मिलाना है। देवगढ़ पहाड़ी जो है वो आता है हमारे बघेलखंड के पहाड़ वाला पोर्शन में। बैलाडीला, जैसा कि जानते हो बैलाडीला कहाँ पर है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जो 7 जिले हैं उसका जो सबसे नीचे दक्षिणी क्षेत्र है, क्या? दंतेवाड़ा, वहाँ पर है बैलाडीला। तो बैलाडीला किस में आ जाएगा? बस्तर के पठार में आ जाएगा। अगर बात करें हम लोग मैन पार्ट आता है छोटा नागपुर के पठार में, और पेंड्रा की पहाड़ी किस में आ जाएगी? मैकल श्रेणी में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो? सही जोड़ी को मिला सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। कथन है कि संसार में के 2 प्रसिद्ध प्रतिशत लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं, और कारण है ओशनिया में प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अधिकतम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है उसकी सही व्याख्या नहीं करता कथन का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौता से औपचारिक रूप से कौन सा देश जो है वो बाहर हो गया था? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप उस समय क्या हो गए थे? अमेरिका को बाहर कर दिए थे, ठीक है। अगला है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते। कोणधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो वो एमेजोनिया में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है कनारी। जो कनारी है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर के धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के दोपहर 12 घंटे के समय 12 घंटे का दिन होगा, वो क्या होगा? तो ये है विषुवत रेखा पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलबक्का पहाड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो पूछा हुआ प्रश्न है, ये बीजापुर में है। कहाँ पर है? बीजापुर में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा व स्थित राज्य को सूची ए और सूची बी में दर्शाए बिंदुओं को सुमेलित करना है। तो इसको अगर आप सभी मैप से देख लो, अगर हम सभी बात करें छत्तीसगढ़ के टोटल पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो अगर इसको मैं सिंपली अभी ये मान लेता हूँ कि ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? नक्शा है, इस टाइप से।
तो आप लोग देखेंगे यहाँ का जो पोर्शन है बलरामपुर वाला, इसको थोड़ा सा यूपी टच करता है, थोड़ा सा झारखंड टच करता है, और इधर से फिर शुरू हो जाता है क्या अपना उड़ीसा, और यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक क्या है अपना उड़ीसा है। तो अगर बात करें झारखंड, झारखंड कहाँ पर है? झारखंड यहाँ नॉर्थ में है, उत्तर। और अगर मैप में ये शो कर देता हूँ मैं, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है, इधर क्या होता है पूर्व, और इधर क्या है अपना पश्चिम है। तो ये कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। झारखंड कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। अगर बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा पश्चिम में तो है नहीं, इधर है क्या? नहीं है। तो कौन सा चीज छूटा? दक्षिण पूर्व, इधर है वो, एक्चुअली में पूरा नीचे तक वो फैला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दक्षिण पूर्व में है। महाराष्ट्र एक्चुअल में नीचे में है, और एमपी क्या है? ऊपर में है। इधर थोड़ा सा तेलंगाना आ जाता है, सुकमा को टच करने वाला, और बीजापुर वजहपुर को भी टच करेगा, और कहीं कहीं पर मैप में लेता है कि आंध्रा टच करता है, कहीं कहीं पर नहीं करता है, वो बात का चीज है। तो अगर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, और जो मध्य प्रदेश है वो उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो ये इसका सही जोड़ी सुमेलित होगा। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत अयानवर्तियां वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाएगा कांगो घाटी में। कहाँ पाया जाता है? कांगो घाटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर देना है। तो पृथ्वी के अक्ष में उत्तरी सिरा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो एकदम सही चीज है। 45 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये गलत बात है। पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है, निम्नलिखित कथनों पर पृथ्वी के अक्ष के समांतर है, ठीक है। और अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, तो ये जो है वो गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो अ और स होगा। क्या होगा? अ और स जो उसका सही उत्तर है। अगला है, बृहद ज्वार आता है। अब बृहद ज्वार को हम लोग समझ लेते हैं, बृहद ज्वार क्या होगा। देखो, आप सभी जानते हो, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और पृथ्वी के मैक्सिमम पोर्शन में क्या है? पानी है। ये तो आउटर सरफेस जो बनाया ना, ये क्या है? पानी है, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य है, और यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्या है? चंद्रमा है। आप सभी जानते हो कि दो पदार्थ जिनमें द्रव्यमान है वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, चंद्रमा भी क्या कर रहा है? पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो जब ये दोनों एक इस प्रकार के सीधे में हो जाएंगे ना, तो बहुत कम, इधर जो पानी उठेगा वो क्या होता है? कम उठता है, और इधर भी उठेगा वो क्या हो जाएगा? कम उठेगा। लेकिन जब चंद्रमा भी इधर ही आ जाए और सूर्य भी इधर ही आ जाए, अब ये दोनों जब इधर खींचेंगे ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी बड़ी लहरें आएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा ज्वार आएगा। तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे, सूर्य और चंद्रमा, तब क्या हो जाता है? बहुत बड़ा बड़ा ज्वार आता है। समझ में आया इसे? तो ये होता है ज्वार, और ज्वार आने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। अगला है, निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो आ जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसे ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये यूएन का है, ठीक है। तो इसको इस बार क्या किया गया है? 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई करने के लिए इस संस्थान को 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया है। अगर हम अगला प्रश्न की बात करें, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर होगा सुकमा और दंतेवाड़ा जो है, वहाँ पर लाल दोमट मिट्टी का विस्तार बहुत ज़्यादा है। सही जोड़ी मिलाना है आप सभी को। तो जानते होंगे पाना बरस पहाड़ी से शिवनाथ नदी निकलती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें, अरपा नदी कहाँ से निकलती है? अरपा निकल जाती है पेंड्रा के पठार से, मनियारी निकलती है लोरमी के पठार से, और मांड निकलता है मैनपाट से। तो ये इस प्रकार से हम लोग को सही जोड़ी मिलाने का भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न जो है वो हमारा कि कथन है, दक्षिण ट्रैप के रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, कारण है बेस्ट उसमें हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
तो कथन सत्य है लेकिन कारण जो है वो असत्य है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मालवा के पठार में पाया जाता है लावा मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी तथा उसकी विशेषता को सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ऑप्शन देख रहे हैं तो कन्हार जो है वो मोटे कंकड़ दलानी मिट्टी, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी सारा जो दोरसा है कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण है, सही है। कछारी मिट्टी जो होता है लवण एवं जव पदार्थ युक्त महीन कण होते हैं। पहाड़ी मिट्टी जो है भाटा तथा टिकरा मिट्टियों का क्या है मिश्रण है। तो ये सारे पॉइंट्स सही हैं। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो कथन है और उस पर हमको सही उत्तर चुनना है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो एक सबको जानते हैं। सबसे बड़ा जिला अगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजनांदगांव है, ये भी सबको जानते हैं। नया संभाग दुर्ग संभाग है, ये भी सही बात है। सबसे कम तहसील वाला जिला जो है बीजापुर नहीं है, वो है नारायणपुर। नारायणपुर में सिर्फ 2 ही तहसील हैं, एक नारायणपुर और दूसरा ओरछा। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो इसका जो 1, 2 और 3 जो है उत्तर वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो पूछा है हमसे, विश्व सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 94 आ जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये होता है खदानों के वेधन में किया जाता है। अगला है लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कहाँ पर क्या है लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो मृतक सागर में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मृतक सागर हो जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा भारतीय राज्यों से कितने राज्यों से लगती है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इस मैप को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 2 प्रकार का भारत का मैप प्रचलित है, और अगर हम लोग एग्जाम भी देते हैं तो 2 प्रकार का एग्जाम में लिया जाता है। जैसे कि ये वाला एग्जाम ये वाला अगर देखूं तो आंध्र प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर इस मैप को देखूं तो आंध्र प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है। तो पीएससी जो है 6 लेता है आंसर को, और जो व्यापम है वो 7 लेता है। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, 6 या 7। ठीक है, अब बाकी जिलों को अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो यहाँ से याद रख सकते हैं। झारखंड है, यूपी है, ये टच करता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र टच करता है। तेलंगाना, आंध्रा को डाउटफुल है, टच करता है नहीं करता है, कभी कभी लेता है, टच करता है, कभी कभी नहीं करता है। एक्चुअल में अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो सुकमा का जो कोंटा वाला पोर्शन है उसको आंध्रा टच करता है, और इधर पे है उड़ीसा, देन झारखंड। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका भारत छत्तीसगढ़ के राज्यों को 7 अलग अलग राज्य टच करते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है सागरी जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान है, तो अगर लवण होना है तो सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का सूत्र है वो आ जाएगा इसका उत्तर। और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूं, और अभी तो आप सभी के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं हम लोग कि आप सभी आगे बढ़े और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। तो अगर आप सभी को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।